नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत की झलक दिखलाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड अब थोड़ी ही देर में शुरू होगी और परेड में थल सेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी रक्षा तकनीक का भी प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आधारित है और इस थीम के तहत परेड में कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी। इन 30 झांकियों में 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, जबकि 13 झांकियां मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की रहने वाली है। और जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो इस बार न सिर्फ परेड पर निगाहें होंगी बल्कि काफी कुछ इस बार नया होने जा रहा है और इस नएपन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर एस.एन. तिवारी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है और आपको सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब थीम रखी गई है कि 150 वर्ष वंदे मातरम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहां से एक सपना देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत का, तो सेना में भारत की जो सैन्य रक्षा की जो क्षमता है उसमें भी एक टेक्निकल शिफ्ट नजर आ रहा है और वो हम परेड में होता हुआ भी देखेंगे। आप इस शिफ्ट को किस तरह अपने शब्दों में बयां करना चाहेंगे, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं? ब्रिगेडियर तिवारी जी, आपका माइक शायद म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट करेंगे तो हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। एक बार आपसे दरख्वास्त है कि अपने माइक को अनम्यूट कर दें। जी जी जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद से आज हमारी सेना विश्व में एक विश्व स्तरीय मजबूत सेना उभर कर आज इस मुकाम पर पहुंची है। हमारी सेना हर मोर्चे पर सफल रही है। देश को जब भी जरूरत पड़ी है सेना ने परफॉर्म किया है और सफलता देश को दिलाई है। हमारी सेना विश्व में एक सुदृढ़, सशक्त और मजबूत सेना के रूप में उभरी है, जैसा कि आप सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा। जी, इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि एक नई बटालियन, भैरव बटालियन का भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, परेड में वो भी हिस्सा लेगी। ये जो नई बटालियन है इसको एक ब्रिज के तौर पे, एक पुल के रूप में देखा जा रहा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में और जो ऑपरेशनल टैक्टिकल ऑपरेशनल जो एग्जीक्यूशन होता है उसके बीच में ये एक बहुत अहम रोल निभाएगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और फिर वही बात घुमा करके आ जाती है कि भारत अपने जो सुरक्षा की नजर से जिस तरीके से पॉलिसी में बदलाव कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? समय के अनुसार सेना को भी समय के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरह से नई स्ट्रेटजीज उभर कर आई हैं, जिसमें कि स्पेशल फोर्सेस, एआई, ड्रोन, इन सब का लड़ाई के दौरान एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल फोर्सेस, इन्फेंट्री के बीच में इन्फेंट्री की मदद के लिए एक भैरव बटालियन, जो कि दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, ये एक सशक्त फौज तैयार की गई है। और जो हमारा नया कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि हम तेजी से दुश्मन के ऊपर हमला कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। तो एक हर सेना को समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने आप पे परिवर्तन लाना पड़ता है। आज
टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है वॉरफेयर में। तो हमारी सेना भी एक विश्व स्तरीय अग्रिम सेना है, तो हमने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है, अपने में परिवर्तन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं लड़ाई की टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी में। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त बता देते हैं कि जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। ये पर्व हमें एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यह संदेश देशवासियों के नाम अहम मौके पर, देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। और आपको बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुंछ, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान सीमा पर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। हमारे सीमा के प्रहरी वो ये देख रहे हैं कि न सिर्फ सीमा पर चौकसी बनी रहे, बल्कि हर वक्त वो गश्त कर रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वो वहां पर लगातार निगरानी पहरा बनाए हुए हैं। और भारत की नौसेना ने सोशल मीडिया पर अपने सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। आइए हम भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नौसेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आइए देखते हैं। With courage, with dedication, we are the shield of the Republic. We are the Indian Navy. Jai Hind. और जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली से लेकर के बॉर्डर तक अभेद सुरक्षा है। दुश्मन को पस्त करने के लिए सेना के मॉडर्न हथियार बॉर्डर पर तैनात हैं। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में सेना का साफ तौर पर संदेश है कि अगर सीमा पार से कोई भी नापाक हरकत की गई तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर मजबूत इरादों के साथ डटी हुई है। और इसी पर देखिए फॉरवर्ड लोकेशन से संवाददाता साहिल सुहेल की यह स्पेशल रिपोर्ट। देश के साथ साथ श्रीनगर में भी गणतंत्र दिवस की जश्न की शुरुआत हुई है। मैं इस समय ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद हूं, ठीक घंटाघर के सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले इस घंटाघर की इसे खूब सजाया गया है इस बार, और अभी जैसे जश्न की शुरुआत होगी तो इसकी लाइटिंग भी चेंज होगी। उसके साथ साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरुण, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं, 2022 से लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं और कश्मीर पहुंचकर घंटाघर के ठीक सामने तिरंगा लहराते हैं। आज कश्मीर के मौसम की मैं बात करूं पहले तो तापमान 0 से नीचे हैं, करीब -4 के करीब तापमान जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया। और उस सर्दी के बावजूद भी जो अरुण हैं बिना कपड़ों के यहाँ पर इस तिरंगे को लहरा रहे हैं। सुरक्षा लाल चौक के इर्द गिर्द बढ़ा दी गई है। इस बार बड़ा जश्न यहाँ पे होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाई गई है। सुरक्षा भी काफी सख्त की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की यहाँ पर तैनाती की गई है। अरुण से बातचीत करेंगे और कितने खुश वो हैं यहाँ पहुंचकर। ये जो लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं, लगातार भारत माता की जयकार लगाते हैं, और इस जयकार के साथ ही इनसे बातचीत करेंगे। अरुण, 2022 से आप यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, आज कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा है। गणतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं पहले तो। और मैं लगातार 2022 से आता रहता हूँ और यहाँ से लोगों से मिलता रहता हूँ। और मैं एक भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज का जो युवा है वो सपने नहीं देखता है, हकीकत हुए देखता है। जहाँ पर जो तिरंगा लहराना फहराना एक चुनौती होती थी, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था 1992 में। उस वक्त हालत बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे। उसके बाद मैं यहाँ पर 370 जो ज़मीन के अंदर डाल दिया था। उसके बाद में यहाँ पर 2022 से लगातार
मैं तिरंगा लहरा रहा हूँ। और इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी कामयाबी की। आपकी जो है टैटू लगी हुई है आपके बाजुओं पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्रह्मोस भी आपके साथ है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर की ताकत बता दी थी, पाकिस्तानी आतंकवादियों को। और जो हरकत की थी उन्होंने, बेगुनाह लोगों को मारा था वहाँ पर पहलगाम में। और उसके बाद में जो आपको पता ही है, ब्रह्मोस मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने सब उनको बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या होती है। और कुछ देशवासियों को आप कोई संदेश देना चाहोगे श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक से? मैं बस यही संदेश देना चाहूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा लोग मुझे पहचान जाते हैं। और ये मेरा परमानेंट टैटू है, ये जो भारत लिखा है ये भी परमानेंट टैटू है, मैंने पेंटिंग किया हो। ये इंडिया लिखा है ये भी परमानेंट। और मैं अहमदाबाद में वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में, मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूँ। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट में भी जो खिलाड़ी है मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक बार नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात हो, और मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं मिलना चाहता हूँ। तो बिल्कुल साफ है, अरुण जो कि अहमदाबाद गुजरात से यहाँ पे आते हैं, ये देश के युवाओं की जो एस्पिरेशंस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक है, एक वक्त में अलगाववादियों का अड्डा हुआ करता था और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होनी नहीं दी जाती थी, यानी तिरंगा लहराना एक बड़ी चुनौती थी। 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, यहाँ पर आए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ, यहाँ पर तिरंगा लहराया था। एक बड़ी चुनौती थी हुआ करती थी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मामला ये रहता था। लेकिन 2019 के बाद जो हालात में बदलाव आया है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, उससे कहीं ना कहीं पर इस तरह के जश्न लाल चौक में आयोजन करने में किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स सुरक्षा एजेंसियों को सामने आती नहीं। आप इस वक्त भी देखेंगे जो पर्यटक है जो यहाँ कश्मीर पहुँचे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो भी अब धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी सर्दी है, काफ़ी ठंड का मौसम इस वक्त कश्मीर घाटी में चल रहा है। तापमान -3 से -4 के बीच रात को रिकॉर्ड हुआ है। धीरे धीरे लोग अब यहाँ पे जमा हो रहे हैं और उस बीच यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है और थोड़ी देर में यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत होगी। अब देखेंगे सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं उनसे पूछताछ ज़रूर की जा रही है, ताकि किसी तरह की भी जो सुरक्षा व्यवस्था हो उससे किसी तरह का भी कोई ख़तरा नहीं हो। सबसे बड़ी जो फंक्शन है वो इस बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में होंगी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार तिरंगा लहराएंगे और ठीक इसी तरह जो है श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक में एक बड़ा जश्न होगा और उस जश्न में कश्मीरियों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए पर्यटक भी शामिल होंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय और साथ ही साथ ब्रिगेडियर SN तिवारी जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके एनालिसिस और आपकी बात हम जरूर जानना चाहेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लगातार बुलेटिन जारी है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और रुख करते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय और साथ ही साथ ब्रिगेडियर एसएन तिवारी। सबसे पहले रॉय जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपको पता है कि जो थीम है वो 150 वर्ष है वंदे मातरम की और आत्मनिर्भर भारत पर भी विशेष तौर पे फोकस है, लेकिन वंदे मातरम किस तरीके से हमारे सेनाओं में हमारे जो सैन्य बल है उसमें उत्साह बढ़ता है और इस वंदे मातरम को भारतीय सेना किस तरीके से इस परेड में उसको उसकी झलक दिखाएगी और उससे उसका जोश भी बढ़ेगा। देखिए, झलक कैसे दिखाएगी वो तो अभी आपके सामने जब परेड शुरू होती है तो पता लगेगा, लेकिन जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, आपके दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले तो 77वां जो रिपब्लिक डे है आज, उसकी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना जो है अपने आप में एक पूरा भारत है, जो हम कहते हैं हमेशा की विविधता में हमारी अनेकता में और विविधता में हमारी एकता छुपी हुई है। तो उसको देखने के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय सेना की जो रचना है वो पूरे भारत को दर्शाती है। किसी भी आप यूनिट में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो है एक साथ ही बनाते हैं और उसको हम MMG नाम देते हैं। MMG हालांकि एक हथियार है, मीडियम मशीन गन को बोलते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उसको जो है दूसरे तरीके से बदल करके इसको बोल दिया है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। तो ये भारत की पहचान जो है, इसको हमारी सेना ने अपने आप में समेट रखा है। और दूसरी बड़ी बात सेना के लिए है कि जो हमारी सैल्यूटेशंस है, जब एक दूसरे को हम सुबह ग्रीटिंग करते हैं तो उसके लिए हम जय हिंद का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मालूम है और आपके दर्शकों को भी मालूम होगा कि जय हिंद जो है वो एक ऐसा नारा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको दिया था और उसको जो है हम अपने सैल्यूटेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम और जनगण मन जो है ये हम जो हमारे देशभक्ति के फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं, जब झंडा फहराया जाता है तो उस समय हम इसको गाते हैं। और उसके अंदर जो हमने एक भारतीयता और अपनी जो हमारी इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस का जो मार्शल म्यूजिक है उसके अंदर इसको डाल करके इस प्रकार से इसको गुथा गया है। अगर हम अपने तरीके से इसको जब फंक्शंस में चलाते हैं तो उसमें एक प्रकार से बहुत ही जोश का माहौल बढ़ता है। मेरा ये कहना है कि देखा जाए तो भारतीय सेना जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला करके एक पूरे भारतवर्ष के जो हर प्रकार की सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारी ताकतें हैं, जो हमारी सोशल मजबूत पॉइंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके दिखाती है। तो इसलिए हमें कोई अलग से इसकी पहचान नहीं बनानी है। हमारे साथ ये पहचान जो है जब से आजादी मिली है तब से ही चलती आई है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर तिवारी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक और दिलचस्प इस बार जो परेड में हम देखेंगे और ये एक शिफ्ट भी नजर आ रहा है। पहले जहां हम विमेन पार्टिसिपेशन की, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करते थे तो वो बढ़ोतरी हमने देखी, लेकिन अब वो एक लीडरशिप में भी तब्दील हो रही है और सिर्फ किसी कंटिजेंट को लीड करना नहीं बल्कि एक टैक्टिकल शिफ्ट भी नजर आ रहा है। विमेन पार्टिसिपेशन और उसमें लीडरशिप के रोल को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं और ये भारतीय सेना के बदलते पैटर्न को किस तरीके से दिखा रहा है? हमारी संस्कृति में महिलाओं ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान हमारी संस्कृति ने महिलाओं को दिया है। हम देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आज इस 21वीं सदी में सेना में भी महिलाएं आ गई हैं और वो लीडरशिप रोल में हैं। अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो महिलाएं हर फील्ड में अग्रसर हैं और एक लीडरशिप रोल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या आर्म फोर्सेस हो, तो इस समय आर्म फोर्सेस में भी महिलाएं शामिल हो रही हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देश की सेवा में, सुरक्षा में और प्रगति में दे रही हैं। इस समय अभी भी अगर हम देखें तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स अभी हमारे देश में परसेंटेज लो है। काफ़ी स्कोप है। अगर हम वुमेन का जॉब में पार्टिसिपेशन 50% हो जाए तो जीडीपी की ग्रोथ कहाँ पहुँच जाएगी। तो महिलाओं का सम्मान है और वो सेना में भी लीडरशिप रोल और सेना के अलावा देश के हर फील्ड में वो एक अच्छा कार्य कर रही हैं, उत्कृष्ट काम कर रही हैं।
और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। इन सभी महिलाओं को मेरा सल्यूट है। जी बिल्कुल। रॉय, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार एक विशेष फोकस रहा है आत्मनिर्भर भारत में, हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे रिसर्च विंग है, जैसे हम डीआरडीओ की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार नई टेक्नोलॉजी पर फोकस है, और वो टेक्नोलॉजी जो इंडिजीनियस है, जो भारत में बनी हुई है, और उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस लिहाज से टेक्नोलॉजिकली हम कितना अपग्रेड हो पा रहे हैं, और जो सपना हम देख रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, और उसका भारतीय सेना एक अहम हिस्सा रहने वाली है, उसको आप इस परेड में अलग अलग रूप में किस तरीके से आप देख रहे हैं, और आपको आपकी खुद किस में दिलचस्पी है कि इस बार आप क्या विशेष तौर पर आप देखना चाहेंगे, या जो एक बड़ा यूएसपी पॉइंट रहेगा इस बार की परेड में? देखिए, जहां तक भारत में आत्मनिर्भरता की बात है, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में इसकी जो सबसे अहम रोल है वो दो चीजों को लेकर के है। पहली बात तो ये है कि हमारा ज्यादातर जो इक्विपमेंट है वो इम्पोर्टेड है, बाहर से आता है, और बाहर से जब इक्विपमेंट हम खरीदते हैं तो उसमें हमारी काफी सारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल होता है। तो हमारा बजट जो है वो जो उसको एक बहुत पूरे तरीके से मैक्सिमाइज होना चाहिए, वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाता है। अगर हम विकसित भारत में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारी ये विदेशी मुद्रा जो है उसका जो अभाव, उसका जो प्रभाव है वो हमारी आर्म फोर्सेस पे काफी पड़ेगा, और उसके चलते जो है हम अपने आप को ज्यादा सक्षम बना पाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हमारे हथियारों की जब दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी होती है, जब हम बाहर से इंपोर्ट करके मंगाते हैं, तो जब भी किसी प्रकार का युद्ध हो, या जैसे अभी आपने देखा ऑप सिंदूर हुआ था, तो उसमें रफाल को लेकर के काफी सारी कंट्रोवर्सीज उठाई गई थी। तो अगर हमारी खुद की आत्मनिर्भरता होती है तो इन चीजों की कंट्रोवर्सीज को जो है इनसे बचा जा सकता है, और उस समय अगर कोई दूसरा देश हमें किसी प्रकार का उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं देता है, तो कम से कम अपने देश में जो चीज बनी हुई होती है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम उसको फिर से उसका जो है अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको देश को अगर मजबूत बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर अगर नहीं होंगे तो आपकी मजबूती नहीं आ सकती है। और आत्मनिर्भरता की जहां तक मैन पावर का सवाल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत मैन पावर है। आपने अभी इससे पहले हमारे ब्रिगेडियर तिवारी साहब ने बताया कि आत्मनिर्भरता में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अब तो जुड़ गई हैं, तो इसलिए मैन पावर का हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। जहां तक हमारे पास स्मॉल आर्म्स की बात है, जो छोटे हथियार हैं, उनकी भी काफी अधिक मात्रा में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यही उत्पादन होता है भारत में, और उसके चलते जो है हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हमारी असली समस्या है जो हाई टेक्नोलॉजी है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, जो ऊंचे टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, और उसके ऊपर जो है हमारी निर्भरता अभी भी विदेशों पे काफी बनी हुई है। बार बार आपने ऐसा सुना होगा, खबरों में आता रहता है कि हम जो है अपने हथियार जो है यूरोप और अमेरिका की तरफ से खरीदें, या रशिया की जो हमारी पुरानी डिपेंडेंसी चल रही है वहां से लें, क्योंकि हर जगह उनके साथ जो सबसे बड़ी बात आती है वो यही आती है कि जब हथियार हम बाहर से लेते हैं, हम उन इंपोर्ट के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो जो हथियार आज हम बाहर से खरीद रहे हैं, आने वाले समय में उसको हम खुद अपने देश में बना सकें। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिस चीज के साथ जुड़ी होती है, हम उसकी तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखते हैं, उससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचती है। और आत्मनिर्भरता के चलते अगर कल को किसी प्रकार का युद्ध होता है, किसी प्रकार का क्राइसिस इस तरह का आता है, समस्या कोई ऐसी आती है, तो दूसरे देश हमारी क्षमता को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि बार बार ऐसा देखने में आता है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो आप ऐसे क्राइसिस के समय में दूसरे देश भी आपको जो है वो एक तरह से आपको मतलब ऐड सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आत्मनिर्भरता जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। पर मेरा आखिर में यही कहना होगा कि अभी भी हम आत्मनिर्भरता के मामले में, जहां तक हाई टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसमें बहुत पीछे हैं, और उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात और है यहाँ पे कि जो हमारी रिसर्च यानी डीआरडीओ है, उसमें जो
फंडिंग की प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, अभी भी हमको रिसर्च में बहुत अधिक पैसा निवेश लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जितनी ही मजबूत रिसर्च होगी उतनी ही मजबूती से और जल्दी से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस सबको बैलेंस करने के लिए ही ये बात जरूरी है कि जितना ही हम अपने देश में चीजें बनाएंगे उतना ही हमें जो है विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हम अपने जो उस पैसा जो खर्च करते हैं उसके इफेक्ट को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और आने वाले समय में जैसा कि आपने देखा आप सिंदूर में भी ज्यादातर जो आजकल लड़ाइयां होने वाली हैं या होंगी आने वाले समय में, उसमें जो है आपकी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। और असली बात जो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात कही जाती है, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे हमला करने वाले देश नहीं है, हमें अपने सुरक्षा के लिए अपनी आर्म फोर्सेस की मजबूती चाहिए, तो वहां पे हमको हाई टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता होगी ताकि दूसरे देशों से जो हमारी वल्नरेबिलिटी है हाई टेक्नोलॉजी के चलते उससे हम बच सकें। तो इसलिए ये एक बहुत ही मैं कहूंगा कि सिंगल पॉइंटेड मुद्दा होना चाहिए आने वाले समय के लिए कि हम जो है अधिक फंड्स जो है अधिक पैसे अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च करें, अधिक पैसे हम इस बात पे खर्च करें कि जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के क्लॉज जो है वो होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उन हथियारों को, उन हाई टेक्नोलॉजी को हम खुद अपने देश में अब्जॉर्व करके इसको आगे बढ़ा सकें और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी, काफी दिलचस्प और अहम पहलू का आपने जिक्र किया। आपने रणनीतिक लिहाज से बताया कि किस तरीके से हमें एक शिफ्ट एक नए दिशा की तरफ बढ़ना होगा। इससे पहले मैं ब्रिगेडियर तिवारी जी का रुख करूं, रॉय साहब एक बात और आपसे समझ लूंगा, क्योंकि आपने एक पूरी टेक्टिकल शिफ्ट की आपने बात करी, आपने रणनीतिक लिहाज से आपने एक दिशा की बात करी है। इस बार की जो झांकी रहने वाली, जो परेड रहने वाली है, उसमें बैटल एरे यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्च होता है उसके साथ ही साथ में रणभूमि व्यू रचना का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये सैन्य क्षमता के लिहाज से और युद्ध क्षेत्र में जो बदलाव या यूं कहें कि एक नए शिफ्ट की तरफ भारतीय सेना उसका एक झलक देने वाली है। रणनीतिक लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद मैं ब्रिगेडियर तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। जी बताएं। देखिए, वो शिफ्ट जो है इसी बात को लेकर के आया है और उसकी झांकी जो है इस बार जो दिखाई जा रही है इसी चीज को लेके दिखाई जा रही है, क्योंकि ऑप सिंदूर जो हुआ है उसमें हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझी और देखी कि टेक्नोलॉजी का इतने चालाकी से या स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया और उससे जो है जितनी हमारी कैजुअलिटीज हो सकती थी सोल्जर्स को हमने उतना बचाया और उसके चलते जो क्षति है वो भी दूसरे देश को क्षति हम काफी मात्रा में पहुंचा सके। तो ये एक तरह से जो झांकी निकलेगी ये आने वाले भविष्य के लिए एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से बनाई हुई झांकी है। मेरा ये मानना है कि अब झांकी देखने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, पर उसमें भी अगर हम देखेंगे तो हाई टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होगा और उसके चलते जो सबसे बड़ी बात वो यही है कि आगे आने वाले समय में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शेपिंग दी बैटलफील्ड जो है उसकी बिल्कुल खाका ही बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा और उसी की शायद झांकी मेरी समझ से दिखाई जानी चाहिए। और उसके चलते फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस झांकी के अंदर एक, मैं कहूंगा कि पूरा जो कुछ होता है रणभूमि में वो तो यहाँ दर्शाया नहीं जा सकता है, लेकिन काफी हद तक एक डायरेक्शन दिखाई जा सकती है कि किस प्रकार से आने वाले समय में रणभूमि दिखाई देगी और उसमें किन किन हथियारों की ज्यादा अहमियत होगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हर 10 सालों में एक, हम कहते हैं इसको रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। अब रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स जो है वो एक बहुत तेजी से बदलता जा रहा है और उस तेजी से बदलने में जहां तक सोल्जर्स का, जहां तक आर्म फोर्सेस में मैन पावर का रोल है वो घटता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी के रोल बढ़ने के जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि होगी वो ये होगी कि टेक्नोलॉजी के रोल बढ़ने से हम अपनी मैन पावर, जो कि सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, वहां पे हम मैन पावर की कमी कर सकते हैं ताकि कम लोगों से हम उतना ही फायदा उठा सकते हैं रणभूमि में जितना कि पहले हुआ करता था। आवश्यकता पड़ने पे हमारे पास भी उतनी मैन पावर तो होगी,
जिसको बोलेंगे कि बैलेंस रखना पड़ेगा कि कितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और कितनी मैन पावर होनी चाहिए, ताकि कल को अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाले ऑपरेशंस हमको करने पड़े तो वहां हमें बूट्स ऑन ग्राउंड की कमी ना पड़े। क्योंकि देखिए, दोनों चीजों में समय लगता है। टेक्नोलॉजी को बना करके, उससे हथियार निकाल करके टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो है उसमें भी समय लगता है, और मैन पावर को ट्रेन करके बूट्स ऑन ग्राउंड के काबिल बनाना, उसमें भी समय लगता है। लेकिन दोनों के समय में ज्यादा समय लगता है जवानों को रणभूमि के लायक काबिल बनाने में। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है वो कम समय में ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो सकता है, लेकिन मैन पावर जो है वो ज्यादा समय लेगी अपने अपग्रेडेशन के लिए। तो उसमें जो एक बैलेंस है वो बना के चलना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ झांकी देख करके, झांकी जो है सिर्फ एक आपको इशारा करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झांकी सब कुछ दर्शा पाएगी। लेकिन बड़ी बात तो झांकी से यही निकल के आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बैलेंस रखें, अपनी मैन पावर कितनी होनी चाहिए और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड जो है कहां तक कितना पहुंचना चाहिए। तो दोनों में जो बैलेंस है उसको रख के चलने की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। जी ब्रिगेडियर तिवारी जी, वैसे तो विस्तार से बताया लक्ष्मण रामेश्वर राव जी ने कि किस तरीके से एक शिफ्ट अप होने की जरूरत है और वो शिफ्ट की तरफ देश बढ़ भी चला है। लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, किस तरीके से भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि मौजूदा परिस्थिति में जो हमारा डिफेंस बजट है, जिस तरीके से हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो या उस दिशा में डीआरडीओ जिस तरीके से भूमिका निभा रहा है, और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से प्राइवेट पार्टिसिपेशन डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है जो मौजूदा पेस है, जो मौजूदा गति है इस बदलाव की, नए तकनीक को शामिल करने की, इसमें और कितना हमें और उसको और बढ़ाने की जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि अब आपको क्या लगता है, जैसे रॉय जी ने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है उसमें भारत कहां खड़ा है, विशेषकर जो आसपास का आप ग्लोबल सिनेरियो देखें, इन सब परिस्थिति को देख करके आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? आपने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो ड्रोन वॉरफेयर को अडॉप्ट किया और टेक्नोलॉजी को यूज करके पाकिस्तान के ड्रोन के हमलों को नाकाम किया। तो हम भी अपने आर्म फोर्सेस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर अभी मेरे ख्याल से हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एक मुद्दा है, साथ में ट्रेनिंग एक अहम मुद्दा है। जो मैन पावर की ट्रेनिंग, उनको तैयार करना टेक्नोलॉजी को वॉरफेयर में, लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, आई थिंक उसमें अभी हमें काफ़ी मेहनत करने की, काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत है, जो कि तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने आप को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का कार्रवाई अपने ट्रेनिंग में शामिल कर रही हैं। और जो नई तकनीकें आ रही हैं उसके बारे में ये एक लगातार होने वाला चेंज है। अगर हम देखेंगे कि जो यूक्रेन रशिया वॉरफेयर से जो इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया, इन सब को देखने में आ रहा है कि लड़ाई का पूरा एक लड़ाई में पैराडाइम शिफ्ट आया है, एक पूरा बदलाव आ गया है। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, एक शॉर्ट ऑपरेशन था, ये एक टोटल वॉरफेयर नहीं था। तो अगर हम पूरी लड़ाई अगर हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए अभी हमें टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में काफ़ी आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सर्विस चीफ्स और सेनाएं इसके प्रति सजग हैं और लगातार इसके प्रति प्रयत्नरत हैं। और जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे सोल्जर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे आर्म फोर्सेस को सफलता दिलाएंगे। पर ये कि लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें सभी को मिलकर काम करने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस मौके पर जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, देश के तमाम हस्तियां अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसी फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
मैं उत्तर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं। बिल्कुल। रॉय साहब, एक बार मैं आपका दोबारा रुख करता हूं। ये सवाल मेरा सुरक्षा के साथ साथ कूटनीतिक नज़रिए से भी है। आप देखें तो इस बार के जो विशेष मेहमान हैं हमारे, वो यूरोपियन काउंसिल से हैं। इसको सुरक्षा के अलावा भी कूटनीतिक नज़रिए से आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमूमन जो विशेष मेहमान होते हैं उसके जरिए संदेश काफ़ी बड़ा दिया जाता है ग्लोबल मंच पर, और इस मौके पर यूरोपियन काउंसिल के मेहमानों का आना, उनके अधिकारियों का आना, आप उसको किस तरीके से एक बड़ा संदेश के रूप में देखते हैं? देखिए, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को इस बार जो बुलाया गया है हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में, इसका एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है दुनिया के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब मैं जीओसी था वहाँ JNK में, तो यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वो उन्होंने विजिट किया था और वो मेरे पास आई थी। और फौज का एक इलाका है, पुंछ एरिया है, पुंछ में जब वो आई थी तो उनसे हमारी काफी सारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हिंदी न जानते हुए भी उन्होंने लोकल्स से काफी बातचीत की थी इंटरप्रिटेशन के थ्रू। अब उस टाइम पे उन्होंने जो सबसे अचंभे वाली बात मेरे से शेयर की थी, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ इस समय, लेडी थी कोई यूरोपियन यूनियन की और बहुत बड़ी लीडर थी वो, तो चेयरमैन या क्या, मुझे अब इस समय याद नहीं है क्योंकि बड़ी पुरानी बात है ये। 2000 मेरे ख्याल से 6-7 की बात है, 2007 की बात है। तो उस टाइम पे उन्होंने जो सबसे बड़ी बात मेरे से सवाल पूछा था, पर्सनल जब मीटिंग हुई उनसे, उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम यूरोपियन यूनियन में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला पा रहे हैं, और जबकि हमारे देश जो है सभी में किसी प्रकार की, एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस या इकोनॉमिक या सारी जो यूनिटी है वो काफी नजदीकी की है, लेकिन फिर भी हम वहां पे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं बना पा रहे हैं। हमें आप ये समझाइए कि आपके देश में, जो इतना बड़ा देश है भारत देश, इतने प्रकार की भाषाएं हैं, इतने प्रकार के लोग हैं, यहाँ पे आप लोगों ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना करके लागू किया 1950 में, और कैसे उस पर पूरा देश चल रहा है, ये हमें बड़े अचंभे की बात लगती है। तो हमने उस टाइम पे जो उनसे बातचीत की थी तो उसमें यही उनको बताया था कि देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत का मानना है कि हमारी विविधता में ही एकता छुपी हुई है, और जो हमारी विविधता है वो एक तरह से विबग्योर, यानी कि जो 7 प्रकृति के रंग हैं जो कि सफेद रंग में जुड़े हुए हैं। सफेद रंग को अगर हम अलग अलग तरीके से गुजारा जाए उसको, तो उसमें सातों के सातों रंग फिर दिखते हैं। तो उस प्रकार से हमारे देश में भी हमारा जो देश की एकता जो दिखती है, उसके अंदर ये अलग अलग रंग छुपे हुए हैं, और उन रंगों को इकट्ठा करके ही सफेद रंग हमारा बना है। तो किसी भी रंग को हटाने से सफेदी इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती है कि हमने किस प्रकार से कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतने बड़े देश के लिए बनाया। और अभी जो है देखिए, ये 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं उसी जो हमारा संविधान है उसके चलते। तो उनको इस बात की काफी हैरानी थी, और मैं ये कहूंगा कि आज तक भी यूरोपियन यूनियन के पास एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हालांकि वो इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखने में ये आया है भी पिछले कुछ समय से कि हर देश जो है अपनी अपनी ताकत को जमीन के ऊपर दिखाना चाह रहा है, और वो ताकत जो है असली वो इकोनॉमिक पावर को लेकर के दिखा रहा है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं किस तरफ मेरा इशारा है आपके दर्शक इस बात को समझ सकते हैं। उसके चलते आवश्यकता इस बात की भी है कि जब हम बाकी देशों से कूटनीतिक व्यवहार करते हैं तो हर एक के साथ एक बैलेंस तरीके से कूटनीतिक व्यवहार रखना पड़ेगा, ताकि किसी को ये ना दिखे कि हमारा एक तरफ झुकाव ज्यादा है और कहीं झुकाव कम है। हमेशा ये कहा जाता है, फौज के अंदर एक कहावत है आर्म फोर्सेस के लिए, कि जब हमारी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो युद्ध की स्थिति बन जाती है।
इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी कभी फेल ना हो। हमारी डिप्लोमेसी फेल तभी नहीं होगी अगर हम बैलेंस तरीके से हर एक के साथ अपना कूटनीतिक व्यवहार रखते हैं और हर एक के साथ अपनी डीलिंग्स इस प्रकार की करते हैं। एक बातचीत का एक दौर है और उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है उसको भी बहुत फैला के रखना पड़ता है, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कोई अगर हमारे ऊपर दबाव डालना चाहे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चलते हमारे ऊपर वो दबाव डाल सकता है, तो उसमें अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम भी उससे इम्बैलेंस हो जाएंगे। हमारे साथ समस्या अभी काफी समय से यही चल रही है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, खासकर एनर्जी डिपेंडेंसी जो है हमारी बहुत ज्यादा है। तेल और गैस को लेकर के हमारी तकरीबन, मैं ये कहूंगा कि मुश्किल से हम अपनी जो जरूरत है उसको 10% ही पूरा कर पाते हैं, बाकी सब बाहर से आता है। उसके चलते जो हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो बहुत हाई है बाकी देशों पे। उसके चलते जो है कूटनीतिक जो हमारा बैलेंस है वो और भी अहमियत ले लेता है, क्योंकि अगर हमारा डिप्लोमेटिक बैलेंस नहीं रहेगा सब देशों के साथ तो हमें वहां बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। साथ ही साथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें जो है विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तो वो विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए भी जरूरी है कि हम जो है सब देशों से अच्छे प्रकार के डिप्लोमेटिक और बैलेंस तरीके से डिप्लोमेसी हो। ऐसा ना किसी को लगे कि हमारा किसी भी एक तरफ झुकाव अधिक है। ये बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन हम अब तक जो है देखा जाए अगर तो हमारे देश ने काफी अच्छा किया है इसके ऊपर, जो ये बैलेंस डिप्लोमेसी की बात मैं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ एक बात का हमें और भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बड़े शब्दों में इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोला जाता है। जो बड़े फैसले हैं हमारे देश के ऊपर बाकियों का असर न पड़ सके बाकी देशों का, ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने साथ रख सके। एक छोटा सा उदाहरण इसका ये हो सकता है, अगर आप देखें आजकल जो खबर में काफी चल रहा है चाबार पोर्ट को लेकर के, जो कि ईरान में है। अब उसको डेवलप करने में हमने बहुत ज्यादा समय और आर्थिक मतलब व्यवस्था उसमें की है हमने। और मैं दर्शकों को आपके ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 साल पहले वहां पे हमने एक सड़क बनाई थी, तकरीबन 2000 किलोमीटर की सड़क बनाई थी, जो कि जरांग से लेकर के डेलाराम करके एक जगह है अफगानिस्तान में। उस सड़क को बनाने के लिए हमने काफी रिस्क ली थी, हमारे काफी लोग शहीद भी हुए थे उसमें। और उस सड़क को बनाने में 200 किलोमीटर करीब वो सड़क है। इसीलिए हमने पैसा उसमें लगाया था कि हम जो है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान से लेकर के हमारी पूरी कनेक्टिविटी जो है आने वाले समय में अफगानिस्तान और उसके ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कार नेशंस हम बोलते हैं उसको, CAR सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनके साथ ये कनेक्टिविटी बनी रहे। और उनके साथ डिप्लोमेसी भी हमारी अगर अच्छी रहेगी तो वो देश भी जो है एनर्जी में काफी अच्छा अपना प्रभाव रखते हैं, ईरान और बाकी जो देशों की मैंने बात की। तो वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है अब कुछ समय से जो खबरें आ रही हैं उसमें वो हमें खतरे में नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे पुल आउट कर जाते हैं, वहां से अगर हम निकल जाते हैं, जो कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम वहां से निकल जाएं, तो उसमें जो है मैं समझूंगा कि अगर ऐसा होता है तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसकी बात हम करते आए हैं और जिसमें हमने काफी मजबूती से अपना एक साख बना रखी है, उसके ऊपर एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही नकारात्मक असर आ सकता है और इस तरह की चीजों से हमें बचना पड़ेगा। तो जहां तक कूटनीति का सवाल है, कूटनीति एक वो भी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपकी जो कंसिस्टेंसी है या जो उसकी डायरेक्शन है उसको काफी समय से आपको एक बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है। और इसीलिए उस मजबूती को कायम रखने के लिए हमें आने वाले समय में अपनी आत्मनिर्भरता दिखानी है। सिर्फ ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ही नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब बातों का ख्याल रख के ही हम जो है अपनी डिप्लोमेसी को बनाए रख सकते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस बात की आवश्यकता है कि जहां भी हमें किसी प्रकार की दुविधा नजर आए, तो अगर हम इतने सालों से अपने आप को इतनी मजबूती से ले आए हैं पिछले आजादी से लेके अब तक, तो जहां भी दुविधा की बात दिखाई दे वहां पे हमें उस फैसला को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें अपना समय लेना चाहिए और सब चीज को अच्छे से समझने के बाद ही हमें आगे का कदम रखना चाहिए। अगर आगे का कदम आप ना भी रखें, जहां पे आप खड़े हैं अगर वहां खड़े भी रहते हैं, तो वो भी एक मजबूती का काफी बड़ा उदाहरण है अपने आप में। तो ये जो है मेरा मानना है जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है। जी बिल्कुल रोहित साहब, आप यही तो दिलचस्प बात है कि आप बेहद सरल तरीके से, सरल अंदाज में काफी गहरा संदेश यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर तिवारी जी, यहाँ पर जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ कि अच्छी धूप खिली हुई है, मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है
और साथ ही साथ मैं पिछले 4-5 सालों में अगर देखूं तो जिस अंदाज से परेड को दर्शकों तक टीवी के जरिए पहुंचाया जा रहा है उसमें भी काफी बदलाव आया है, उसमें भी काफी अपग्रेडेशन हुआ है। आप अगर पिछले कई सालों का अपना अनुभव अगर साझा करें कि किस तरीके का शिफ्ट आया है और मौसम कितना अहम भूमिका निभाता है। सैन्य टुकड़ियों का तो जोश हाई रहता है, लेकिन जो नागरिक पार्टिसिपेशन है, जो लोग आते हैं देखने के लिए, उनके लिए कितना अहम हो जाता है। अभी तो काफी शानदार तस्वीरें देख पा रहे हैं। रिपब्लिक डे हमेशा से हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व रहा है और सारे देशवासी काफी जोश शोर से हर नागरिक अपने तरीके से रिपब्लिक डे मनाना चाहता है। और दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सबकी कोशिश होती है किसी तरह से लाइव परेड को देखें। देखिए, लाइव परेड को देखने का जो आनंद है उसको हम टीवी पर नहीं, टीवी पे आप देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से, लेकिन जो आनंद है लाइव परेड देखने का और जो हमारे दिल में देश के प्रति भावना जगाती है ये परेड, वो उसका एक अलग महत्व है। और परेड काफ़ी शानदार होती है और ये इसके लिए काफ़ी दिन से तैयारी की जाती है। लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं इस परेड को इस रूप में अंजाम देने के लिए। तो हमारे आर्मी, आर्म फोर्सेस के, एनसीसी के और पुलिस के सभी के दस्ते काफ़ी मेहनत करते हैं। और परेड में ज़्यादा चेंजेस जो अभी झांकियाँ आने लगी हैं, कल्चरल पहले से परेड होती थी, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम भी ऐड हुए और झांकियाँ ऐड हुई, तो धीरे धीरे परेड में परिवर्तन आ रहा है। पर मूल रूप से जो फॉर्मेट लगभग एक ही तरह का रहा है। और जैसा मौसम है कि इस साल मौसम काफ़ी जो कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गए हैं, अदरवाइज 26 जनवरी को काफ़ी ठंड रहती थी। पर लोग मेरे ख्याल से आज जो वहाँ मौजूद हैं, लाइव परेड देख रहे हैं, वो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि मौसम ने परेड की जो खूबसूरती को और चार चांद लगा दिया है। और ये हर एक देशवासी चाहता है कि उसको परेड देखने का मौका मिले और हर देशवासी के दिल में एक भावना जागृत होती है। एक्चुअली आज के दिन हमें संविधान मूल्यों को आत्मसात करके ये प्रण लेना चाहिए कि हम किस तरह से देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। देश के हर नागरिक को आज ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से देश की प्रगति में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। बिल्कुल, आप अपने युवा का जिक्र किया। इस वक्त मैं सीधा रुख करूंगा वडोदरा की, वहां से बेहद दिलचस्प और जोश से भरी इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। वडोदरा का रुख इसलिए क्योंकि वहां पर युवा तैराक जो हैं उन्होंने देश के झंडे के साथ में जो स्विमिंग करी है, अपने जज्बे को दिखाया है, उसको अगर आप देखें तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सीधा वडोदरा से। और समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर युवाओं ने, ये जो यंग स्विमर्स हैं, इन्होंने देश के झंडे के साथ में अपने हौसले को, अपने जज्बे को बयां किया है। और ये बेहद खास पल, देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो हर कोई अपने अंदाज में इस खुशी के मौके पर अपनी खुशी को जताते हुए, अपने देशभक्ति को जताते हुए, और उसी की तस्वीरें वडोदरा से, सिर्फ वडोदरा ही नहीं बल्कि देश के सभी कोनों से अगर आप देखें तो बेहद दिलचस्प तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपको नजर आएंगी। लोग अपने अंदाज में, अपने अलग अलग तरीकों से इस विशेष दिन को मना रहे हैं। और सभी आयु वर्ग के, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस आज़ादी की अहमियत को समझते हैं। वो समझते हैं कितना अहम, कितना विशेष ये दिन है, गणतंत्र दिवस। और यही वजह है कि आप देखें तो उसका अंदाजे बयां भी काफ़ी निराला, काफ़ी अनोखा रहता है। वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां युवा तैराकों ने देश के झंडे को हाथ में लेकर के ये तैराकी करी है। और क्या फॉर्मेशन बना करके, किस तरीके से सिंक्रोनाइज करके
इस खूबसूरत पल को, अपने देश के प्रति हौसले और जज्बे को प्रदर्शित किया है। और एक बार फिर से रुख कर्तव्य पथ की ओर, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विशेष अतिथियों के आने का और उसके बाद वो परेड का जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। और एक खूबसूरत मौसम के बीच में जहां पर आप देखें तो सुनहरी धूप खिली हुई है, मौसम भी पूरा साथ दे रहा है और सभी उम्र के लोग यहां पर मौजूद हैं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का, इसका गवाह बनने का। और उसमें भी दिलचस्प आप देखें तो जैसे हमारे विशेष मेहमान हमें बता रहे थे कि अब बागडोर युवाओं के हाथ में है कि उनको देश को न सिर्फ आगे बढ़ाना है बल्कि नए मुकाम पर ले जाना है। और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस पब्लिक पार्टिसिपेशन में, यानी कि कर्तव्य पथ पर युवाओं की संख्या, बड़ी संख्या नजर आ रही है। लड़कियां, महिलाएं, सभी लोग इस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल का, क्योंकि इस बार की जो झांकियां रहेंगी, इस बार की जो सैन्य टुकड़ी रहेगी, इस बार की जो जिन हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा, काफी नयापन होगा उसमें, काफी दिलचस्प कई नई जानकारी इसमें समावेश होंगी। और यही वजह है कि सभी अपने आप को यहां पर रोक कर, बांध कर अपने साथियों के साथ यहां मौजूद हैं। लेकिन हर एक की आंखों में, जुबान पर और दिल में जोश हाई है। आप देखें तो पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति का जज्बा साफ नजर आ रहा है। परेड भले ही उसको शुरू होने में वक्त हो, लेकिन बड़ी संख्या में उसका साक्षी बनने का, गवाह बनने के लिए लोग सुबह से ही यहां पर आना शुरू करते हैं कर्तव्य पथ पर। और आप देखें उसी की तस्वीरें। और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जी। राजन जी, आपका स्वागत है। और हम लगातार तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर कर्तव्य पथ पर जो मौजूद है नागरिक, उनका भी जोश हाई है। और आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर जहां हम अपने सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि अब हम एक शिफ्ट की तरफ, अब हम नई तकनीक को अपना रहे हैं, इस वक्त अगर आपसे समझना चाहें कि आसपास की जो स्थिति है, भारत के पड़ोसी मुल्क की जो स्थिति है, जहां पर आप उठापटक देख रहे हैं, जहां पर आप एक तरीके का टर्मोइल देख रहे हैं, भारत कितना तैयार है अपनी सैन्य क्षमता को लेकर के, तकनीकी लिहाज से कितना तैयार है, एक बार आप अपने व्यू पॉइंट इस पे बताइएगा कि उसको देखते हुए भारत कहां पर खड़ा है। जय हिंद। और आपको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को और को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से। बहुत आपका अच्छा एक्चुअली सवाल है। और रिपब्लिक डे परेड जब जनता एक्चुअली देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसको क्यों खड़े होते हैं, उसका एक बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है। जिस तरीके की सैन्य क्षमता आज भारतीय फौज में है, वो हमारे देशवासी तो देख ही रहे हैं, हमारे दुश्मन भी देख रहे हैं। और पूरा संसार और जो हमारा वर्ल्ड है आज, जो उसकी आंखें हैं वो आज रिपब्लिक डे परेड पर होंगी। और इसलिए होंगी क्योंकि जिस टाइप का आधिकरण फौज में हो रहा है, उसकी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। और आप जानते हैं कि 2024 को हमारा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन था हमारे फौज में, और 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। सो जिस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं और प्रायोरिटाइजेशन हमने अपने बजट में दिया है कि जिस टाइप का वेपन सिस्टम, खास तौर पे इसको मिसाइल्स और ड्रोन्स के हिसाब से, तो आज
मैं अपने देशवासियों को एक आश्वासन ये देना चाहता हूं कि आपकी जो फौज है उसमें ऐसी ताकत है। हम पहले हम एक वन फ्रंट वॉर की बात करते थे, फिर उसके बाद हमने टू फ्रंट की बात करी, और आज हम एक थ्री फ्रंट वॉर की बात करते हैं। तो मैं एक आपको अश्योरेंस ये देना चाहता हूं कि जो क्षमता आज हमारी फौज में है, 12 लाख की हमारी फौज है आज की डेट में, 11 लाख से थोड़ा ऊपर, और जिस तरीके से हमने अपनी फौज को बॉर्डर पे तैनात किया हुआ है, बांग्लादेश एक नई चुनौती बन के आया है, उसके बावजूद हमने 4 नए मिलिट्री कंटोनमेंट्स हमने बांग्लादेश में स्टैब्लिश किए। क्योंकि उस बॉर्डर पर हमने इसलिए किए क्योंकि वहां से चुनौती आ रही है। तो इसीलिए फौज चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को बदलती है, अपने आप को इसको और अपना मजबूत करती है। आज हम इसको देख रहे हैं, आपका इस जो डिस्प्ले में आप स्पेशलिस्ट यूनिट्स देख रहे हैं। आपने इसको भैरव बटालियंस का नाम आपने सुना होगा, जो इसको रेज हो रही हैं। इसको 25 भैरव बटालियन इसको रेज होंगी, और ऑलरेडी 15 रेज हो चुकी हैं। तो आप देख लीजिए कि भारतीय सेना अपने आप को कैसे मजबूत कर रही है। 15 भैरव बटालियन ऑलरेडी आपकी रेज हो चुकी है, बॉर्डर पे ऑलरेडी तैनात हो चुकी हैं विद ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट, और जिस तरीके की मोबिलिटी चाहिए उसको फायर पावर चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो हमने अपने भैरव बटालियन को दिया। दूसरा, शक्तिमान रेजिमेंट। अब आप इसको ये देखिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब इसको ड्रोन्स आपने देखा था पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन्स भारत में इसको भेजे थे और कैसे हमने उड़ाया था उनको। तो अब आप इसको देखिए, आने वाला युद्ध एक मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर का होगा। इसीलिए ये जो आपकी शक्तिमान रेजिमेंट हमारी जो रेज हो रही है, दिव्यास्त्र बैटरी रेज हो रही है, तो ये क्यों रेज हो रही है और इसको अभी तक इसको क्यों नहीं हुई। तो इसीलिए इसको ये दिखाने के लिए कि फौज अपने आप को तैयार कर रही है। जो भी नई चुनौतियां आ रही हैं ड्रोन की तरफ से, मिसाइल की तरफ से, हम अपने आप को सक्षम अपना कर रहे हैं। और इसमें आपका लॉइटरिंग एम्युनिशन, ड्रोन्स और आपके गन्स, तो ये जो आपकी शक्तिमान बटालियन है, ये इसको रेजिमेंट है, ये 5 रेजिमेंट्स रेज हो रही हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि हर एक जगह एक कोई ना कोई आपको बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोबोटिक्स और यूएवी के बारे में, मैं इसको जिक्र करना चाहता हूं। इस बार आप देखेंगे, जैसे कि आप एक साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं, आप इसको किताबों में एक्चुअली पढ़ते हैं, आज आप ग्राउंड में रिपब्लिक डे में देखेंगे, आपको जो रोबोटिक आपको म्यूल्स दिखाई देंगे और आपको रोबोटिक इक्विपमेंट दिखाई देगा, जिससे AK-47 राइफल, आपके रॉकेट लॉन्चर्स। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त कर्तव्य पथ पर इंतजार हो रहा है सभी विशेष अतिथियों का आने का, लेकिन वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार सीधा चलेंगे कर्तव्य पथ की ओर।